तो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे थर्मोडायनेमिक चैप्टर में हेसेस लॉ, मतलब हेस लॉ। क्लियर है सभी को? हेस लॉ क्या कहता है बच्चों? क्या कहता है हेसेस लॉ? सर अगर डायरेक्टली चेंज होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, डायरेक्टली चेंज होगा ऐसा तो नहीं बोला था इसने हेस लॉ में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा डायरेक्टली इन सिंगल स्टेप। ऐसा बताया था? वाह, क्या गजब पढ़े हो भाई तुम लोग तो। सर यही बताए थे। नालायक पीटेंगे बता दे रहे हैं, यही बताए थे। सर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में एक या उससे ज़्यादा स्टेप में प्रोडक्ट में चेंज होगा और हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। हाँ ये बताया था, डायरेक्टली चेंज होगा बोल रहे हैं। बोला गया था रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में डायरेक्टली चेंज हो रहा है, अगर उस समय हीट क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है। और दूसरा वे है प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट ए में चेंज हो रहा है, एक से बी में चेंज हो रहा है, सी में चेंज हो रहा है, लास्ट में जाके डी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो या रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो, केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या फिर मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप, तो इस समय जो है हीट जो भी रिलीज होगा अगर Q है तो ये भी क्या होगा, Q के इक्वल होगा। दोनों प्रोसेस में हीट जो है रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों सेम होता है, ये बताया था। रिएक्टेंट सिंगल स्टेप में चेंज होगा, यही सब तो पढ़ाई हो रहा है नलायक। तो रिएक्टेंट सिंगल स्टेप में चेंज हो जाए प्रोडक्ट में या फिर मोर देन वन स्टेप में, दोनों में जो हीट का अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हीट का जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये था हेसेस लॉ। It is depends on the law of energy conservation. It is depends on the law of energy conservation. ये था पहला पॉइंट। तो क्या कहता है, the energy can neither created nor destroyed but change into one to another form, यही था ना भाई। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे था, तो इसलिए बोला गया यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो या फिर मोर देन वन स्टेप में प्रोसीड हो, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बताया गया था। इफ एनी केमिकल रिएक्शन proceed in single step or more than one step, if any chemical reaction proceed in single step or more than one step, then the amount of heat absorbed or released are always कांस्टेंट, ये बताया गया था। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सर सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा, यही पढ़ाई कर रहे हो। कम से कम स्टेटमेंट नोट कराया गया है तो वो तो देखो कि नोट नहीं कराया गया था स्टेटमेंट। नहीं कराया गया था तो बुक तो रीड करना चाहिए ना, तो नोट कर लो। एप्लीकेशन में इसका पहला तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सेकंड एप्लीकेशन
in the calculation of formation enthalpy, combustion enthalpy, sublimation enthalpy, fusion enthalpy, bond energy या bond enthalpy, मतलब जितने टाइप के एंथैल्पी है सभी इस रूल के हेल्प से काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट नोट कर लेना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर ये क्या है विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा सी एच, सी मतलब कंबशन एंथैल्पी, बीई तो बी मतलब क्या है बॉन्ड एंथैल्पी, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, अगर कंबशन एंथैल्पी दिया है तो बॉन्ड एनर्जी दिया है तो, नहीं तो मैक्सिमम केस में आप क्या करोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो अच्छे से नोट कर लो ताकि याद रहे। पहले ही बता चुके हैं जब एंथैल्पी के टाइप डिस्कस कर रहे थे तब, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी। तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होगा, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। तो कुछ बातें याद रखना आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए। तो पहले देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका ग्राफ को भी याद रखना भाई। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है चेंज होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट जो है चेंज होता है प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट है यहाँ पे ये वाला पॉइंट रिएक्टेंट के लिए और ये वाला पॉइंट किसके लिए है प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पे एंथैल्पी। तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है? एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन हीट absorb, in this reaction heat absorb, ये जो पीक वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन या फिर इंटरमीडिएट स्टेट। और ट्रांजिशनल स्टेट, इस पॉइंट को बोला जाता है इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशनल स्टेट। ये जो है एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, ठीक है। यहाँ से रिएक्टेंट है तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एच मतलब एंथैल्पी, आर फॉर रिएक्टेंट, ये जो है एंथैल्पी, पी फॉर प्रोडक्ट। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा बताओ जल्दी, चेंज इन एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करोगे? डेल्टा एच भाई, कैसे फाइंड होगा डेल्टा एच? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये अगर 10 है और ये है 30, तो ये डिफरेंस कितना होगा? 20। इतना कॉमन सेंस यूज नहीं हो पा रहा कई लोगों से। ये वैल्यू 10 है, ये 30 है, तो हमको डेल्टा एच चाहिए, तो जाहिर सी बात है एचपी माइनस एच आर करेंगे भाई। तो इसलिए मैक्सिमम केस में आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जब होगा तो डेल्टा एच मिल जाएगा यहाँ पे। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू क्या आएगा
हमेशा पॉजिटिव। तो जब हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो उसका डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है पॉजिटिव। तो रिएक्शन के आगे डेल्टा एच लिखा और ऐसा लिखा तो समझ लेना एंथैल्पी चेंज क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव। कई बार याद रखना डेल्टा एच इक्वल टू प्लस में +10 बोल रहा है, +20 बोल रहा है, +30.5 ऐसा कुछ बोल रहा है, जूल कैलोरी जो भी दिया हो, तो आगे प्लस लगा है नहीं लगा तो भी प्लस मान के चलोगे तो उस समय ये इंडिकेट करता है वैल्यू कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या इंडिकेट करेगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ए बी मिलकर बना रहा है सी, इसका एंथैल्पी चेंज दिया है +3.5 किलोजूल पर मोल। तो ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो क्या बताता वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। यहां से यहां तक के वैल्यू को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से यहां तक के एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोनों में फर्क क्या है, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये किसके लिए है रिएक्टेंट के लिए। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये किसके लिए है रिएक्टेंट के लिए है। या फिर इसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बी भी बोलते हैं, या फिर इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एफ। क्योंकि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्शन आगे प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड के लिए एफ। तो ये था भैया कुछ ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें किसके लिए एंडोथर्मिक। ये 12th में यूज होगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं जो वहां बताएंगे उस समय, अभी यहाँ बता दे रहे हैं। तो याद रखना ये दो रिएक्टेंट से लेके ये जो ट्रांजिशन स्टेट का जो बीच का एनर्जी है ये आता है कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। सेम प्रोडक्ट के लिए भी कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट का तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्टिवेशन एनर्जी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। अब डेल्टा एच जो है एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म पे क्या करोगे भाई बताओ, कि ये डेल्टा एच आ जाए एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म पे क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए, बदलो जल्दी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, Reactant minus product. माइनस रिएक्टेंट के आर प्रोडक्ट के लिए पीडीटी कर देता हूँ। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तब वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी, और तुमको एंथैल्पी निकालना है तो हमेशा क्या करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर एंथैल्पी दिया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस इन दो केस को छोड़। तो एंथैल्पी अगर दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये चीजें याद रखना भाई, नोट डाउन करो जल्दी। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो देखो सी पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या रिलेशन है, कौन हाई है कौन लो है भाई। ये रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी और इतना प्रोडक्ट का, तो कौन हाई है बोलो। Activation energy of reactant. Of reactant is greater than activation energy of product। तो ये नोट कर लेना भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, नेक्स्ट है किसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हीट रिलीज, ठीक है ना, चेंज इन एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके तो बताओ ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हीट रिलीज होता है तो ये नेगेटिव साइन बताता है हीट क्या हो रहा है वहां से रिलीज। यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या करोगे रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव। अब बता इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा है प्रोडक्ट का, यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट।
तो नोट करो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, नेगेटिव साइन, एक्टिव एनर्जी के टर्म में रिएक्टेंट माइनस करोगे प्रोडक्ट, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे भी एक्टिव एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एक्टिव एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्टिवेशन वाला टर्म्स एक केमिकल काइनेटिक्स करके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में, वहां पे यूज होगा बार बार, तो याद रखना इस बात को। ये छोटे छोटे चीजों को याद रखना बच्चा, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। बी और सी वाला पॉइंट 12th के लिए भी काम आएगा। अब नोट, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वहां पे काम आएगा। इफ वैल्यू ऑफ change in enthalpy is equal to x, ठीक है ना। if value change in enthalpy x, then the value of heat is minus x। इस क्या था, तो कह सकते हैं एंथैल्पी जो होता है चेंज माइनस क्यू, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, या फिर एंथैल्पी नेगेटिव है तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है डाटा के साथ, ठीक है ना। तो हीट पूछा क्वेश्चन में, तो एंथैल्पी अगर दिया है, एंथैल्पी नेगेटिव आता है तो हीट क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन में, आंसर पॉजिटिव। अगर एंथैल्पी अगर पॉजिटिव आता है तो हीट क्या होगा, नेगेटिव। इस चीज को याद रखना, लास्ट में आंसर खोजते समय कई बार ये टर्म्स मिस्टेक करता है, सिली सा चीज है लेकिन वो बहुत अच्छे से मिस्टेक करवा देता है, 5 मार्क्स गया इसके कारण आते हुए भी। तो अगर एंथैल्पी का वैल्यू x है तो हीट का वैल्यू क्या होगा, माइनस में। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है तो हीट माइनस में आएगा, अगर एंथैल्पी नेगेटिव है तो हीट प्लस में आएगा। तो ये रिलेशन याद रखना, और ये रिलेशन आपका बहुत ज्यादा यूज होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये कहाँ ज्यादा यूज होगा बच्चा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर अच्छा खासा इसका यूज होगा। तो इस चीज को याद रखना इस चैप्टर के लिए, ये रिलेशन एक ली चार्ट दिया प्रिंसिपल होता है, वहां पे यूज होता है ये सब, तो नोट कर लो इसको भी। चलो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं एंथैल्पी और हेसेस लॉ से रिलेटेड। पहले एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ CH bond? What is the enthalpy of CH bond? Enthalpy of CH bond in given chemical reaction. तो कार्बन प्लस H2 इक्वल टू हो रहा है CH4, ठीक है ना। डेल्टा X फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया इसका, हम ले लेते हैं X। तो बताओ क्या होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। What is the enthalpy of CH bond in given chemical reaction? ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, in given chemical reaction। तो what is the enthalpy of CH bond in given chemical reaction या if reaction is, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया x किलो जूल पर मोल। तो बताओ क्या आ गया आंसर, कोई बता सकता है क्या। चलो शायद ऑप्शन दे दूं तो शायद हिंट मिल जाए, उसका तो हमको तो बताना ही है। देखते हैं शायद सी और ये ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 into 4x x by 4 x none of the above, सब जूल में ना, किलो जूल। बताओ
कोई कुछ बता सकता है? किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है भाई क्या होगा आंसर? इसी टाइप के क्वेश्चन अब बहुत सारे होने वाले हैं चैप्टर में। सी ऑप्शन। नहीं, आंसर है डी। सिंपल सा अप्रोच है भाई। यहाँ पे कितने CH बॉन्ड है? 1 मॉलिक्यूल of CH4 formed, contain 4 times of CH bond। भैया एक कार्बन CH4 जो है उसके पास 4 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ CH बॉन्ड कितने हुए? फर्स्ट CH बॉन्ड, सेकेंड CH बॉन्ड, थर्ड CH बॉन्ड, 4। तो CH बॉन्ड कितने हुए इसके पास? 4। तो भैया 4 CH बॉन्ड का एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी या सॉरी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 4 CH बॉन्ड, 4 CH बॉन्ड इक्वल टू x किलो जूल। तो 1 CH बॉन्ड का एंथैल्पी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 1 CH बॉन्ड x/4 किलो जूल। हो गया भाई, सिंपल सा था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तो CH4 में कितने बॉन्ड है? यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है। उस 4 CH बॉन्ड बनने के लिए x जो लग रहा है, तो 1 CH के लिए कितना लगेगा? ये था क्वेश्चन, नोट करो। What is the formation enthalpy of 8.4 gram of C6H12? मतलब साइक्लोहेक्सेन ही है, C6H12 नेम इसका है साइक्लोहेक्सेन। What is the enthalpy of formation of 8.4 gram of cyclohexane C6H12 if chemical reaction या फिर reaction is, रिएक्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए X, ऑप्शन बी 10x, ऑप्शन सी x/10, डी नोट का। बी। कौन सा? सोचो तो बढ़िया से, इतना जल्दी नहीं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ 8.4 ग्राम ऑफ C6H12 इफ रिएक्शन इज। अभी हम इसको बताएंगे नहीं भाई, कैलकुलेट करो। बस मोल कितना होता है बता दे रहे हैं। कितना मोल है भाई? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी साइक्लोहेक्सेन C6H12 इक्वल टू x किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ 1 मोल है, 1 मोल C6H12 इक्वल टू x किलो जूल। ये दिया हुआ है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ 1 मोल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे कितना मोल है भाई? 0.4 ग्राम मतलब 0.1 मोल इक्वल टू कितना होगा? 1 मोल के लिए इतना, तो 0.1 के लिए कितना हो जाएगा? चलो बता ही दिए भाई, x/10 किलो जूल। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज बस इतना ही देखते हैं, ठीक है ना? सुन लो अच्छे से भाई। इस टाइप के एंथैल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और कैलकुलेशन ऑफ मोल, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि कल उन्हीं का यूज होने वाला है।
मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इससे मर्ज होके आते हैं एंथैल्पी से। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त।